इस वीडियो में हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि यदि कोई क्या है विकिरण है जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है, किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतित होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम यदि परिभाषित करें, तो हम किस प्रकार इसकी परिभाषा दे सकते हैं? जब उपयुक्त आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य का विकिरण किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतित होता है, तो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश की ऐसी परिघटना थी या किसकी विकिरण की ऐसी परिघटना थी जिससे विकिरण की किसकी कण प्रकृति की क्या होती है? पुष्टि होती है। प्रारंभ में यदि हम विकिरण के प्रकाश के सिद्धांत के बारे में देखें, तो सर्वप्रथम न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। न्यूटन का कणिका सिद्धांत था कि प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर के बना है और इन कणों को उसने क्या कहा था? कणिकाएँ कहा था। उन्होंने कहा था जो प्रकाश क्या होता है, छोटे-छोटे द्रव्यमान युक्त कणों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इनके जो द्रव्यमान होते हैं वह क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। बाद में हाइगन आए, हाइगन ने कहा कि नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करता है? गति करता है। शुरू में हाइगन का विचार था कि जो प्रकाश होता है वह कैसी तरंगें होती है? यांत्रिक तरंगें होती हैं, लेकिन मैक्सवेल ने बताया कि नहीं, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा प्रकाश के जो गुणधर्म थे, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या तो सफलतापूर्वक की जा सकी, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने क्या देखा कि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, उसे क्या किया? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे-छोटे बंडल या पैकेट्स के रूप में चलता है। इन बंडल या पैकेट को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। अर्थात पुनः हम कहाँ की ओर लौटते हैं? कण प्रकृति की ओर लौटते हैं। तो यह फोटॉन के द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव किसकी व्याख्या करते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है और साथ ही किसकी व्याख्या की जा सकती है? क्रॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। तो जो आधुनिक अवधारणा है रेडिएशन की या विकिरण की, वह क्या माना जाता है कि जो रेडिएशन या विकिरण होते हैं, उनकी द्वैती प्रकृति होती है। एक तो यह तरंग के समान व्यवहार करते हैं और साथ ही साथ यह किसके समान व्यवहार करते हैं? कण के समान व्यवहार करते हैं। तो अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को हमने देखा कि किसी सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है, कैसी सतह होनी चाहिए? प्रकाश सुग्राही सतह होना चाहिए। तो जैसे किसी सतह पर प्रकाश जब आपतित होता है, तो वहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और यह जो परिघटना होती है, वह क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज किया था, किसने किया था? हर्ट्ज़ ने किया था और इसका अध्ययन हाल्बैक, मिल्कान और लेनार्ड ने किया था। हाल्बैक का जो प्रयोग था, हाल्बैक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया कि जस्ते की 2 प्लेटें लिया। यहाँ पर इन्होंने जस्ते की 2 प्लेटें लिया और यहाँ पर यह निर्वात ट्यूब लिया। किसका लिया? क्वार्ट्ज का निर्वात ट्यूब लिया। क्वार्ट्ज क्या करता है? पराबैंगनी प्रकाश किरण को क्या होने देता है? अपने आर-पार होने देता है। तो जैसे ही यहाँ पर पराबैंगनी और जस्ते की ये प्लेट लिया था, तो हाल्बैक ने जैसे जस्ते की प्लेट पर क्या डाला? यहाँ पराबैंगनी विकिरण डाला, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यहाँ हमारी ये ऋणावेशित प्लेट होती है और ये क्या होती है? धनावेशित प्लेट होती है। इसको किसके द्वारा जोड़ देते हैं? बैटरी के द्वारा। यहाँ पर बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक धारामापी होता है जो परिपथ में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में एक गतिज ऊर्जा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर? यहाँ पर ये इस सी प्लेट की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं और ये परिपथ पूर्ण हो जाता है। जैसे ही परिपथ पूर्ण हो जाता है, तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है और धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें से धारा बहने लगती है। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो धारा प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश धारा कहते हैं। तो ये हाल्बैक का प्रयोग था। हाल्बैक के प्रयोग के बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने, खासतौर से इसमें लेनार्ड और मिल्कान आदि वैज्ञानिकों ने इसके
इसका विधिवत अध्ययन किया, तो यहाँ पर लेनार्ड के प्रयोग का यहाँ पर ध्यान देना कि क्या है, लेनार्ड का प्रयोग है। लेनार्ड के प्रयोग में पूरी की पूरी ये जो निर्वात काँच की ट्यूब है, ये जो ट्यूब है वह निर्वात रहती है, अर्थात इसके अंदर वायु नहीं होता है। यहाँ पर धातु की 2 प्लेटें होती हैं, धातु की 2 प्लेटें होती हैं। यहाँ पर ये इस प्लेट का संबंध किससे रहता है, बैटरी के ऋण ध्रुव से रहता है, तो यह ऋण प्लेट के समान व्यवहार करती है, और दूसरी का संबंध किससे रहता है, धन प्लेट से रहता है, तो इसलिए यह किसके समान व्यवहार करती है, एनोड के समान व्यवहार करती है। यहाँ पर यह जो प्लेट होती है, यहाँ पर प्रकाश डाला जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो यह उत्सर्जक प्लेट कहलाती है। यह जो प्लेट होती है, यह प्लेट क्या कहलाती है, उत्सर्जक प्लेट कहलाती है। जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यह हमारी ग्राही प्लेट कहलाती है, कलेक्टर प्लेट कहलाती है। प्लेट ए क्या होती है, यहाँ पर ये कलेक्टर प्लेट होती है। परिपथ में बहने वाली जो प्रकाश धारा होती है, उसको अमीटर इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। जो यहाँ यह अमीटर है, अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को मेजर करता है। इन दोनों प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर है, दोनों प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर है, विभवांतर को मेजर करने के लिए यहाँ पर समांतर क्रम में क्या लगा दिया जाता है, वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वह क्या लगाते हैं, परिवर्ती वोल्टेज लगाते हैं, अर्थात यहाँ धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, वोल्टेज के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह जो युक्ति है, यह जो युक्ति होती है, यह क्या होती है, हमारे कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक कहलाती है। क्या कहलाती है, यह जो युक्ति है इसे हम दिक् परिवर्तक कहेंगे। दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य क्या है कि इन दोनों प्लेटों की ध्रुवता को बदला जा सकता है। प्रारंभ में इसे ऋणावेशित रखा जाता है और इसे ग्राही प्लेट को धनावेशित रखा जाता है। बाद में इसको धनावेशित और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऋणावेशित कर सकते हैं। तो यह क्या था, लेनार्ड के प्रयोग का क्या था, यह जो हमारा उन्होंने उपकरण प्रयुक्त किया था, इस उपकरण का क्या था, प्रयोग था। अब यहाँ पर लेनार्ड के प्रयोग में हम देखेंगे, यहाँ जो विकिरण थे, विकिरण पर विभिन्न जो घटक थे, कौन-कौन से घटक, इन पे हम देखेंगे कि विकिरण की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम विभवांतर का अध्ययन देखेंगे, विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे, और विभिन्न धातुओं की जो हमारी उत्सर्जक प्लेटें होती है, उत्सर्जक प्लेट यदि हम क्या करें, विभिन्न धातुओं के लिए, तो उत्सर्जक प्लेट पर विभिन्न धातुओं उत्सर्जक प्लेट लेने पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि हम किसी भी परिपथ में यहाँ पर जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश के तीव्रता में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत है, यहाँ जो प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर इसकी जो शक्ति है वह अलग-अलग रखा जाता है। प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई कितना वाट का है, 10 वाट का है, फिर इसको हम 10 वाट से कम बढ़ा करके हम क्या कर देते हैं, 20 वाट कर देते हैं। जैसे ही इसका क्या बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, तो तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि तीव्रता के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो तीव्रता के मान में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर जो स्रोत है, स्रोत पर हम क्या लगाते हैं, विभिन्न शक्ति के बल्ब का या एक वर्णी प्रकाश का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रकाश कैसा होना चाहिए, एक वर्णी प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें केवल एक रंग होते हैं। अब दूसरा प्रभाव आता है, हम यहाँ पर क्या आवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। तो आवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर हम भिन्न-भिन्न यहाँ पर ये रंग जो आपतित प्रकाश है, इनके रंगों में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे हम रंग में परिवर्तन करते हैं, तो ये रंग में परिवर्तन कर देने से, ये जो रंग है, तो रंग में परिवर्तन करने से तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, और तरंग दैर्ध्य बदलने से क्या बदल जाएगी, आवृत्ति बदल जाएगी। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि जिस विकिरण की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, उसका आवृत्ति कम होता है, और दूसरी ओर जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, उसकी क्या होती है, आवृत्ति अधिक होती है। तो यदि हमको क्या रखना है, आवृत्ति का मान बढ़ाना है, तो हम क्या करते जाएंगे, तरंग दैर्ध्य के मान को क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। तो विभिन्न स्थितियों में हम देखेंगे कि क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम एक-एक करके हम इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला हम विकिरण की तीव्रता का अध्ययन करते हैं। तो ये देखा गया है कि यदि विकिरण हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच हम वोल्टेज को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं। प्लेट ए और जो हमारा क्या है, ग्राही प्लेट और उत्सर्जक प्लेट है, पहला हम क्या करते हैं कि वहाँ पर विभवांतर को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं, और इसके बाद आपतित विकिरण की तीव्रता क्या करते हैं, तीव्रता का मान हम यहाँ से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे तीव्रता का मान यहाँ, ये जो तीव्रता है, जैसे तीव्रता का मान हम यहाँ से बढ़ाते हैं, तीव्रता का मान बढ़ाने के लिए मैंने बताया कि इसकी शक्ति का जो
क्या है प्रकाश स्रोत है, वह उसका क्या वाट बढ़ाते जाते हैं तो तीव्रता बढ़ती जाती है। तो तीव्रता बढ़ाने पर यहाँ जो तीव्रता बढ़ाते हैं तो करंट भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। अर्थात जो प्रकाश धारा है वह क्या होती है और तीव्रता के बीच एक सीधी रेखा आ रहा है। सीधी रेखा आने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे-जैसे हम क्या करेंगे तीव्रता बढ़ाएँगे, तीव्रता बढ़ाने पर फोटानों की संख्या बढ़ेगी और फोटानों की संख्या बढ़ने से जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती है बढ़ जाती है। अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं, तीव्रता के बाद हम क्या करें, तीव्रता को नियत कर दें। क्या कर दें? तीव्रता के मान को हमने क्या कर दिया है, नियत कर दिया है और तीव्रता के मान को नियत करने के बाद हम क्या करते हैं, वोल्टेज के मान में परिवर्तन करते हैं। तो हम जानते हैं क्या होता है, हमको पता है कि जो वोल्टेज होता है बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो वोल्टेज होता है वो बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये वोल्टेज ओम के नियम से पता है कि जो वोल्टेज होता है वह क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। ये धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये धारा के समानुपाती होता है। तो ये क्या होता है, तेजी के साथ यह वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है। लेकिन एक निश्चित तीव्रता के लिए कुछ देर तक जैसे-जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएँगे, यह वोल्टेज का मान इस दिशा में जाने पर वोल्टेज का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो धारा का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि चाहे वोल्टेज का मान कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, धारा क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। तो जब धारा नियत हो जाती है तो इस प्रकार की जो धारा होती है, इस धारा को हम क्या कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। कौन-सी धारा प्राप्त हो गई हमको, संतृप्त धारा। अर्थात अब वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे ही धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा परिवर्तन करते हैं। फिर से हमारा जो दिक् परिवर्तक था, क्या है, दिक् परिवर्तक है। दिक् परिवर्तक की सहायता से हम जो हमारे पास कौन-सा प्लेट था, ग्राही प्लेट था। ग्राही प्लेट क्या हम ऋणात्मक विभव पर रखते हैं और ग्राही प्लेट को जैसे हम ऋणात्मक विभव पर रखते हैं, तो यहाँ पर धारा का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। धारा का मान क्या होने लगता है, यहाँ से हम ऋणात्मक, तो धारा का मान घटने लगता है। ये धारा का मान घट रहा है, धारा का मान घट रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर इस बिंदु पर, यह जो बिंदु है, यह बिंदु, इस बिंदु पर जो धारा होती है वह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इस बिंदु पर धारा का मान शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर जो ग्राही प्लेट, कौन-सा प्लेट है, जो ग्राही प्लेट है, ग्राही प्लेट के ऋणात्मक मान को, ग्राही प्लेट के ऋणात्मक विभव को हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, समस्तब्ध विभवांतर कहते हैं, विभव कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि समस्तब्ध विभव क्या होता है। अब इसके बाद हम अगला चीज़ देखेंगे, अगले इसमें देखेंगे कि ये किसका था, किसका प्रभाव देखा था? हमने देखा था विकिरण की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा हमने देखा किसका प्रभाव? हमने दूसरा प्रभाव देखा विभवांतर का प्रभाव देखा। अब हम देखेंगे कि जो आपतित प्रकाश, कौन-सा प्रकाश है? जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की यदि हम यहाँ पर तीव्रता का मान, ध्यान रखना है, यदि हम तीव्रता के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जो तीव्रता का मान है, तीव्रता के मान में हम क्या करते हैं, तीव्रता को पहले यहाँ पर ये लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ हमारे पास ये I1 है, ये I2 है और ये क्या है, I3 है। तो वोल्टेज के मान को नियत रखते हुए, वोल्टेज के मान को नियत रखते हुए हम तीव्रता के मान में परिवर्तन करते हैं, तो जो संतृप्त धारा का मान होता है वह क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यहाँ पर I3 इज़ ग्रेटर देन I2, मतलब जो I1 सबसे कम है, फिर I2, तो यह देखते हैं ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर जो बहने वाली धारा है, धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन घटाने पर सभी के लिए जो हमारा कौन-सा विभव, निरोधी विभव है, निरोधी विभव सभी तीव्रताओं के लिए क्या होता है, समान होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो निरोधी विभव होता है, वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि अगला क्या आएगा, आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या है? अगला प्रभाव हम देखेंगे किसका प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे। आवृत्त विकिरण की आवृत्ति के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो तीव्रता है,
तीव्रता को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं। तीव्रता को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं। जैसे तीव्रता नियत हो जाती है, अब हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं तो धारा का मान एक निश्चित स्थान पर जाकर के क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। अब वोल्टेज के मान को हम घटाएँ, वोल्टेज के मान को घटाने पर क्या होते हैं, प्रकाश धारा का मान घटता जाता है और जैसे यहाँ पर ऋणात्मक विभव की ओर चलने लगे, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी न्यू के लिए, न्यू1 के लिए यहाँ -V1 आता है। तो यहाँ ये न्यू1 के लिए -V1, न्यू2 के लिए -V02 और न्यू3 के लिए -V03। अर्थात जैसे-जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता जाता है, यहाँ पर हम जाएँ तो V1 और से V2 की ओर जाएँ, तो जैसे V2 का मान V1 से अधिक होगा, V3 का मान V2 से अधिक होगा। तो आवृत्ति बढ़ाने पर जो निरोधी विभव होता है, कौन-सा होता है? निरोधी विभव का मान और अधिक क्या होता जाता है? ऋणात्मक होता जाता है। अर्थात जो हमारा निरोधी विभव होता है, वह किस बात पे निर्भर करता है? वह आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर क्या होता है? निर्भर करता है। अब यहाँ से एक और चीज़ हम देखें, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है कि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है, वह देहली आवृत्ति, क्या कौन-सी आवृत्ति? देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो यदि आवृत्ति और हम किसके बीच जो निरोधी विभव है या काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ खींचे तो इस प्रकार सरल रेखा प्राप्त होता है। जो हमारा निरोधी विभव है, वह इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की क्या होता है, माप होता है। इलेक्ट्रॉनों की किस ऊर्जा को माप करता है? गतिज ऊर्जा की माप करता है। तो ये छोटे-छोटे यहाँ से हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। यह जो डेफिनेशन है, वह डेफिनेशन हम देखते हैं कि एक पहला है, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, वह क्या है? कार्यफलन। कार्यफलन को परिभाषित करेंगे, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। अर्थात यहाँ पर एक धातु की प्लेट है, यहाँ पर जब इस पे आवृत्ति मिलती है, तो यह आवृत्ति की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए या इस विकिरण की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो वह न्यूनतम ऊर्जा, ये विकिरण की न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, यह क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। प्रत्येक धातुओं के लिए कार्यफलन का मान क्या होता है? भिन्न-भिन्न होता है। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान सबसे कम होता है। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान सबसे कम होता है। सीजियम धातु से श्वेत प्रकाश किरण डालने पर भी प्रकाश क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। तो कार्यफलन का जो मात्रक होता है, वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यह ज़रूरी है कि क्या है? ज़रूरत है कि हमारे पास जो विकिरण होना चाहिए, उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कार्यफलन से क्या होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण इसमें डेफिनेशन आती है देहली आवृत्ति की, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रकाश सुग्राही प्लेट है, तो यदि किसी भी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। लेकिन यदि इसमें जो दूसरी आवृत्ति है, यहाँ पर इसकी आवृत्ति को बढ़ा दिया गया है और यह आवृत्ति इस धातु के देहली आवृत्ति के बराबर है। तो देहली आवृत्ति निश्चित होती है धातु के लिए, तो जैसे देहली आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। अब यदि किसका आवृत्ति का मान बढ़ा दिया जाए, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, वह आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो देहली आवृत्ति को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? किसी विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव न हो, चाहे तीव्रता कुछ भी हो, तो उस धातु की क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब देहली आवृत्ति जरूरी है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता क्यों, कितना वह इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी आवृत्ति क्या है? देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अब यहीं पर जो आया था निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव क्या होता है? निरोधी विभव क्या होता है? संग्राहक प्लेट का वह ऋणात्मक विभव जब फोटो इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा रखते हुए भी संग्राहक प्लेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस प्रकार के विभव को हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। इस स्थिति में जो फोटो धारा होती है, उसका मान क्या होता है? शून्य होता है।
होता क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? भिन्न-भिन्न होती है। अब यहाँ पर जब यह ऋणात्मक हो जाता है, ये जो हमारा संग्राहक प्लेट है, संग्राहक प्लेट को क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर जैसे ही इसको हम पोलैरिटी इसकी चेंज करते हैं, इसको क्या कर दिया जाता है? ऋणात्मक कर दिया जाता है। यह ऋणात्मक हो जाती है और ये क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन-सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, यह इसको क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अब इसका ऋणात्मक का मान हम बढ़ाते जाएँ, तो ऐसा हो कि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की चाहे गतिज ऊर्जा कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, अर्थात ग्राही प्लेट तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस विभव के ऋणात्मक विभव के मान को हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। तो जो निरोधी विभव होता है, वह इलेक्ट्रॉनों के गतिज ऊर्जा का क्या होता है? माप होता है। गतिज ऊर्जा का क्या करता है? माप करता है। अब हम देखेंगे कि यदि हम विभिन्न धातु की प्लेटें लें, यहाँ पर जो ली गई धातु है, यहाँ पर यदि धातुओं की प्लेट जैसे हमने कहा पहले जिंक लिया गया था, हाल्बेक ने लिया था, अब इसको सीज़ियम का ले लें, कॉपर की ले लें, एल्युमीनियम की ले लें, धातुओं को मान बदलने पर यदि हम धातुओं का मान क्या कर दें? भिन्न-भिन्न कर दें, तो जैसे हम यहाँ पर धातुओं की प्लेट क्या लेते हैं? भिन्न-भिन्न लेते हैं, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि विभिन्न धातुओं के लिए क्या होता है, इनकी देहली आवृत्ति का मान क्या होता है? भिन्न-भिन्न होता है और इनके कार्य-फलन के मान क्या होते हैं? भिन्न-भिन्न होते हैं। कार्य-फलन के मान भिन्न-भिन्न। ये पहली धातु है, दूसरी धातु है, तीसरी धातु है। तो विभिन्न धातुओं की प्लेट लेने पर क्या होता है कि इनकी सभी धातुओं की जो कार्य-फलन होते हैं, क्या होते हैं? वो भिन्न-भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार लेनार्ड ने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त किया? उन्होंने ध्यान देना है कि अपने प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया, एक-एक करके हम देखते हैं इन निष्कर्षों से और यही जो निष्कर्ष है आगे चल के प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या बन गए? नियम बन गए। पहला है कि हम देखते हैं कि जो आपतित यहाँ ध्यान रखना है कि जो किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन तब तक उत्सर्जित नहीं होंगे, नहीं निकलेंगे, जब तक कि उस पे न्यूनतम आवृत्ति जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित ना कराया जाए। मेन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति या उससे अधिक होनी चाहिए। नंबर दूसरा यहीं पर आता है कि जो आवृत्ति होती है, वह इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के सीधे समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा की क्या होती है? समान। जैसे-जैसे हम आवृत्ति का मान बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की माप किसके द्वारा की जाती है? निरोधी विभव के द्वारा की जाती है। तीव्रता बढ़ाने पर क्या होता है? तीव्रता बढ़ाने पर फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, फोटॉनों की संख्या बढ़ने पर कौन-सी प्रकाश धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर अगला किसी भी धातु की सतह पर जैसे ही आपतित प्रकाश आपतित होता है, तो वहाँ पर तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में नैनो सेकंड बहुत ही कम समय लगता है और तुरंत ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला किसने? लेनार्ड ने, मिल्कान ने। किसके बारे में? प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए इसको हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। हाइगन का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल हो गया, तो आइंस्टीन ने क्वांटम के प्रकाश सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की उन्होंने व्याख्या किया। और आइंस्टीन का समीकरण क्या है और उन्होंने किस प्रकार व्याख्या किया, इसको हम अगले अपने वीडियो में देखेंगे। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो लाभदायी होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।